हेलो एवरीवन। आज हम नए एक टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे जो है पोस्टपार्टम हेमरेज प्रोटोकॉल्स। जब पीपीएच होता है दैट मीन्स ब्लीडिंग ज़्यादा होता है डिलीवरी के टाइम पे, तब कौन से क्राइटेरियाज फॉलो करना चाहिए। जो भी मदर है उसका ब्लड लॉस ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, डिलीवरी के बाद ब्लड लॉस ज़्यादा हो रहा है, तो उस टाइम पे ये प्रोटोकॉल्स बहुत हेल्पफुल है टू कंट्रोल द ब्लीडिंग। और जो मैटरनल मोर्टालिटी है, ठीक है, मदर डिलीवरी के बाद उनका जो मृत्यु दर है वो हम घटा सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम पोस्टपार्टम हेमरेज जो वर्ड है, ठीक है, उसका मीनिंग समझ लेते हैं। क्या है? पोस्ट मीन्स आफ्टर, पोस्ट मीन्स आफ्टर। पार्टम मीन्स ये वर्ड चाइल्ड बर्थ के लिए दिया गया है, ठीक है। एंड हेमरेज मीन्स ब्लीडिंग और ब्लड लॉस, ठीक है। सो चाइल्ड बर्थ के बाद, ठीक है, या तो डिलीवरी के बाद जो ब्लड लॉस होता है, ठीक है, और ब्लीडिंग होता है, ठीक है, नॉर्मल जो लेवल है आफ्टर द डिलीवरी वो कितना है? 500 ml, अप टू 500 ml ब्लड लॉस होता है, ठीक है, डिलीवरी के बाद। बट इन पोस्टपार्टम हेमरेज, ठीक है, वजाइनल नॉर्मल जो डिलीवरी होता है, ठीक है, नॉर्मली जो वजाइनली डिलीवरी होता है उसमें अप टू 500 ml वो नॉर्मल है, ठीक है, बट ग्रेटर देन 500 ml दैट इज अ एबनॉर्मल थिंग फॉर वजाइनल डिलीवरी। वजाइनल डिलीवरी में 500 ml से ज्यादा अगर ब्लड लॉस होता है, ठीक है, तो उसको क्या बोला जाएगा? पोस्टपार्टम हेमरेज, ठीक है। अभी आप लोगों को याद है सिजेरियन डिलीवरी भी होता है, ठीक है। सो उसमें 1000 ml से ज्यादा ब्लड लॉस होता है, तो उसको क्या बोलते हैं? पोस्टपार्टम हेमरेज, ठीक है। नॉर्मली जो वजाइनल डिलीवरी होता है उसमें ग्रेटर देन 500 ml एंड फॉर LSCS मोर देन 1000 ml ब्लड लॉस होता है, उससे पीपीएच कहा जाता है, ठीक है। सो मीनिंग समझ लिया हमने। तो इसमें पोस्टपार्टम हेमरेज के प्रोटोकॉल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जब भी आपके पास कोई पेशेंट आता है डिलीवरी के लिए तो आपको पता होना चाहिए कि हमें क्या करना है, ठीक है। नॉर्मली उसके क्राइटेरियाज है जिससे हम पीपीएच का जो भी रेशियो है और पीपीएच के की वजह से जो मोर्टालिटी ज्यादा है, ठीक है, उसको हम घटा सकते हैं, ठीक है। सो पीपीएच किस किस को ज्यादा हो सकता है, कौन सी मदर्स है जिससे पीपीएच होने के चांसेस ज्यादा है, तो इसमें हमने एनालिस्ट करा हुआ है हाई रिस्क मदर्स। कौन सी मदर्स है जो जिससे पीपीएच होने के चांसेस ज्यादा है, सबसे ज्यादा है, ठीक है। सो इसमें सबसे पहले है एज ग्रेटर देन 35 इयर्स। जो भी मदर्स है उसका जो एज है, ठीक है, वो 35 से ज्यादा है, वो फिर प्राइमरी पैरा हो या मल्टी पैरा हो, कोई भी हो, पर जो मदर है उसका एज ज्यादा है, ठीक है, 35 से ज्यादा है, उसमें भी पीपीएच होने का चांसेस ज्यादा है, ठीक है। प्लेसेंटा प्रीविया और प्लेसेंटा एक्रिटा। प्लेसेंटा प्रीविया क्या है? जो प्लेसेंटा है नॉर्मली अपर साइड एडहेरेंट होता है, ठीक है, यूट्रस में, बट इन सम केसेस सम मदर में जो प्लेसेंटा है वो नीचे की तरफ होता है, सर्विक्स की साइड होता है, ठीक है। इसमें देख सकते हो जैसे ये यूट्रस है, ठीक है, और ये सर्विक्स का पार्ट है। तो प्लेसेंटा प्रीविया में क्या होता है? ये प्लेसेंटा जो है वो लो लाइंग होता है, ठीक है, सर्विक्स के साइड में होता है, ठीक है, या तो सर्विक्स के बिल्कुल सामने भी हो सकता है, ठीक है। सो ये कंडीशन में भी ब्लीडिंग होने का चांसेस ज्यादा है और पीपीएच होने के चांस बढ़ जाते हैं, ठीक है। प्लेसेंटा एक्रिटा में क्या होता है? जो प्लेसेंटा होता है, ठीक है, नॉर्मली प्लेसेंटा ये यूट्रस के इनसाइड का जो लेयर है, ठीक है, उसके साथ में एडहेरेंट होता है, बट इन एक्रिटा ये जो प्लेसेंटा है वो अंदर के मस्कुलर जो लेयर्स है यूट्रस के उसके साथ भी जुड़ जाता है। सो इन द टाइम ऑफ डिलीवरी क्या होता है? जो भी प्लेसेंटा है वो साथ में वो मस्कुलर पार्ट भी बाहर आ सकता है, तो इसकी वजह से अंदर ट्रॉमा हो सकता है, ठीक है,
वो भी एक चांस है कि पीपीएच हो सकता है, ठीक है। सो ये समझ आ गया। थर्ड है पॉलीहाइड्रोमनियोस। पॉली मीन्स ज्यादा, हाइड्रो मीन्स वाटर, ओके। दैट मीन्स जो फीटस जो है, ठीक है, उसके आसपास का जो एमनियोटिक फ्लूइड है वो ज्यादा होना, ठीक है, नॉर्मल जो लेवल है उससे ज्यादा होना, वो भी एक साइन है पीपीएच का कॉज हो सकता है, ठीक है। दैट मीन्स उसमें क्या होता है, पॉली मीन्स ज्यादा, यूट्रस का नॉर्मल साइज जितना होगा 9 महीने में, ठीक है, उससे थोड़ा ज्यादा होगा। सो नॉर्मली आफ्टर डिलीवरी जो भी कॉन्ट्रैक्शन होना चाहिए यूट्रस का वो नहीं होगा। सो पॉलीहाइड्रोमनियोस भी एक कॉज है पीपीएच का, ठीक है। फिर बिग बेबी, इसके जैसा ही है। पॉलीहाइड्रोमनियोस में क्या होगा, जो भी यूट्रस है उसका साइज बड़ा होगा। बिग बेबी में क्या होगा, बच्चे का जो फीटस का जो वेट है वो ज्यादा होगा, वो भी बड़ा होगा, यूट्रस बड़ा होगा। सो उसकी वजह से भी पीपीएच होने के चांस है। ये क्यों है, बिकॉज आफ्टर डिलीवरी, डिलीवरी के बाद की बात कर रहे हैं, 24 घंटे में जो भी ब्लीडिंग, जो ब्लड लॉस होता है उसकी बात कर रहे हैं। जब डिलीवरी होता है तो जो भी नॉर्मल जो साइज होना चाहिए यूट्रस का वो अच्छे से नहीं होता, दैट मीन्स यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, ठीक है। सो वो भी एक कॉज है, ठीक है। देन प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ पीपीएच और सर्जरी, ओके। जो मदर है उसकी पहले 2 डिलीवरियां हुई है, ठीक है। सो उस टाइम पे पहली या दूसरी डिलीवरी में भी ये पीपीएच हुआ है, ब्लड लॉस ज्यादा हुआ है, ठीक है, तो वो भी मदर वो हाई रिस्क कहलाती है कि उनको भी चांस है पीपीएच होने का। और सर्जरी, कोई भी यूट्रस रिलेटेड सर्जरी हुई है तो उनको भी चांस है पीपीएच होने का। और यूट्राइन जो फाइब्रोइड्स है वो भी एक कॉज है। मल्टीपारा और मल्टीग्रेविडा, ठीक है। मल्टीपारा मीन्स मोर देन 4 डिलीवरीज, जो भी आपके पास मदर आई है उसका अभी जो डिलीवरी है वो 4th है या 5th है, ठीक है, वो भी, उनको भी ज्यादा चांस है पीपीएच होने का। और मल्टीग्रेविडा, उसमें अबॉर्शन भी हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है। मल्टी पारा और मल्टीग्रेविडा, उसमें जो भी मदर है उसका 4 से ज्यादा डिलीवरी हुआ है या तो 4 से ज्यादा बार अबॉर्शन हुआ है, ठीक है। और पीआईएच ये मोस्ट कॉमन कॉज है और बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन। दैट मीन्स जब प्रेगनेंसी मदर ने कंसीव किया है बच्चे का, ठीक है, उस टाइम पे प्रेगनेंसी में हाइपरटेंशन, दैट मीन्स ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है, ठीक है। और नेक्स्ट है एनीमिया और थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। एनीमिया में क्या होता है, हीमोग्लोबिन लेवल कम हो जाता है, ओके। सो डिलीवरी के टाइम पे, डिलीवरी के बाद क्या होता है, जितना ऑक्सीजन और जितना ब्लड यूट्रस को पहुंचना चाहिए वो नहीं पहुंचता, ठीक है। सो उसकी वजह से भी जो जितना कॉन्ट्रैक्शन होना चाहिए यूट्रस का वो नहीं होता और उसकी वजह से पीपीएच होता है। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया ये क्या है, दिस इज अ कॉमन टर्म। इसका मीनिंग क्या है, जो प्लेटलेट्स काउंट्स होते हैं वो कम होते हैं, ठीक है। सो प्लेटलेट काउंट कम होने की वजह से भी ब्लीडिंग ज्यादा हो सकता है। ट्विंस और ट्रिपलेट्स, जैसे हमने ऊपर देखा बिग बेबी, दैट मीन्स लार्ज बेबी, बेबी वेट ज्यादा है, ठीक है, फीटस का वेट ज्यादा है। तो ट्विंस में भी क्या होगा, डबल बेबी होंगे, ठीक है, ट्विंस। ट्रिपलेट्स में 3 बच्चे होंगे, ठीक है। सो ये इसकी वजह से जो यूट्रस का साइज होगा वो बढ़ जाएगा, ठीक है। तो सिंपल है, इसकी वजह से भी पीपीएच होने का चांस है, ठीक है। और मदर को हार्ट और किडनी डिजीज है, ठीक है। अनकंट्रोल्ड डायबिटीज मेलाइटस, ब्लड शुगर लेवल जो है मदर का वो ज्यादा है, वो भी कॉज है। एंटीकोगुलेंट थेरापी, मदर को कोई ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स है उसकी वजह से कोई एंटीकोगुलेंट थेरापी चल रही है, सो व्हाट दैट इज आल्सो कॉज ऑफ पीपीएच। देन हीमोग्लोबिनोपैथीज, इसमें हम इंक्लूड कर सकते हैं सिकल सेल डिजीज है, थैलेसेमिया है। ये जो कंडीशंस है वो ब्लड रिलेटेड कंडीशंस है, उसमें भी ब्लीडिंग होने के चांसेस है। सो दिस आर द हाई रिस्क मदर्स और हाई रिस्क फैक्टर्स टू अकर द पीपीएच, ओके। सो ये सब मदर्स आती है, ठीक है, आपके पास। सो इनका सबसे पहले क्या करना है, एडमिशन करना है, इनको डायरेक्टली हम रेफर तो नहीं कर सकते, राइट। सो कोई भी मदर आती है, ये सब फैक्टर्स है, या तो फैक्टर्स नहीं भी है तो भी हमको एडमिट करना है। सो नॉर्मली जब पेशेंट, जो मदर आती है, ठीक है, उनका जो एडमिशन होता है उसके बाद का जो नॉर्मली प्रोसेस है, जैसा कि वाइटल साइंस लेना, ठीक है। सो इसमें हमारा जो प्रोटोकॉल्स है उसमें हम चेंजेस आएगा, ठीक है।
नॉर्मली टेम्परेचर, ब्लड प्रेशर, पल्स, रेस्पिरेशन तो हम लेंगे ही, ठीक है। सो इसमें फीटल हार्ट रेट भी चेक करना पड़ेगा, ठीक है, और पीवी पर वजाइनल एग्जामिनेशन करना पड़ेगा, ठीक है। और कॉन्ट्रैक्शंस आ रही कि नहीं वो डिलीवरी के टाइम पे जो भी है वो पार्टोग्राफ जो है वो परफॉर्म करना पड़ेगा, ठीक है। सो साथ में जो भी मदर्स है वो हाई रिस्क अगर मदर आई है, ठीक है, तो उनको 16 गॉज या 18 गॉज का कैन्यूला इंसर्ट करना पड़ेगा। वाइड रेंज कैन्यूला जरूरी है क्योंकि जब ऐसी कंडीशंस आती है जब ज्यादा फ्लूइड की जरूरत है या तो मदर को ब्लड चढ़ाने की जरूरत पड़ती है या फ्लूइड की और ऐड करने की जरूरत पड़ती है, ठीक है। सो जब वाइड रेंज जो आईवी कैन्युला है वो इंसर्ट करते हैं तो इजीली हम जो मैटरनल मोर्टालिटी है वो हम डिक्रीज कर सकते हैं और जो भी मदर है उसकी जान बचा सकते हैं, ठीक है। सो सबसे पहले एडमिशन लेना है और वाइटल्स मॉनिटरिंग करना है और स्पेशली मदर है इसके लिए क्या करना है, फीटल हार्ट रेट एंड पीवी एग्जामिनेशन, कॉन्ट्रैक्शंस वो सब देखना है, ठीक है। और साथ में आईवी कैन्युला इंसर्ट करने के बाद ब्लड ग्रुपिंग, क्रॉस मैचिंग वो सब करना है, एलएफटी आरएफटी जो भी है वो भी करना है, ठीक है। साथ में अगर जो मदर आई है उसका डायलिटेशन है, पर वजाइनल एग्जामिनेशन करने के बाद पता चलता है कि ग्रेटर देन 4 सेंटीमीटर डायलिटेशन है तो पार्टोग्राफ भी हमको फॉर्म करना है, ठीक है। सो इतना सब होने के बाद आफ्टर एडमिशन डिलीवरी के टाइम पे हमको क्या करना है वो देखते हैं, ठीक है। आफ्टर डिलीवरी होने के बाद हमको क्या करना है वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये सब मैनेज कर लिया तो पीपीएच होने के चांसेस सबसे कम हो जाएंगे, ठीक है। सो ये वन ऑफ द इम्पोर्टेंट प्रोटोकॉल है, ठीक है। सो सबसे पहले देखते हैं इंजेक्शन ऑक्सीटोसिन 10 यूनिट्स। ओके, बच्चे का जो है डिलीवरी हो जाता है, ठीक है, उसके बाद इंजेक्शन ऑक्सीटोसिन 10 यूनिट्स इंट्रामस्कुलरली देना है, ठीक है। सो ये इंजेक्शन ऑक्सीटोसिन देने से पहले भी एक इम्पोर्टेंट थिंग है वो आपको मैं बता देती हूँ, ठीक है। जब बच्चा जो है वो डिलीवर होता है, ठीक है, उसके बाद हमको चेक करना है कि सेकंड बेबी है कि नहीं, ठीक है। अगर मदर को ट्विंस बेबी है, ठीक है, सो फर्स्ट बेबी का डिलीवरी होता है उसके बाद हमको इंजेक्शन ऑक्सीटोसिन देना नहीं है। आफ्टर द डिलीवरी ऑफ सेकेंड बेबी जो है दूसरा जो बच्चा है वो उसका डिलीवरी होता है उसके बाद इंजेक्शन ऑक्सीटोसिन 10 यूनिट्स देना है। सो ये इम्पोर्टेंट थिंग है, हमको चेक करना है कि वेदर देर इज अ सेकेंड बेबी और नॉट, ये पाल्पेट करके हमको चेक करना है, ठीक है। इनकेस आपके पास अनरजिस्टर्ड मदर आती है, उसके पास सोनोग्राफी भी नहीं है, सो उस टाइम पे हमको बहुत केयरफुल रहना पड़ता है, ठीक है। इसकी हमको एक बार चेक कर लेना चाहिए कि मदर है वो उसके यूट्रस में एक बच्चा है या 2 बच्चा है या 3 है, ठीक है। सो उसके बाद इंट्रामस्कुलरली इंजेक्शन ऑक्सीटोसिन देना है, ठीक है। ये देने के बाद इंजेक्शन ट्रानेक्सामिक एसिड 1 ग्राम देना है, ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट है टू प्रिवेंट द ब्लीडिंग, ठीक है। डिले कॉर्ड क्लैम्प, ठीक है, बच्चे का डिलीवरी होने के बाद तुरंत कॉर्ड कट करना नहीं है, ठीक है। हमको चेक करना है जैसे कॉर्ड है, ठीक है, ऐसे चेक करना है, बिटवीन 2 फिंगर हमको कॉर्ड रखना है। पल्सेशन अगर आ रही है डिलीवरी के बाद, ठीक है, तब तक हमको वेट करना है, ठीक है। पल्सेशन जब स्टॉप हो जाती है फिर मिल्किंग करके, ठीक है, जो भी ब्लड है वो फिटस सॉरी जो बेबी है उसके साइड मिल्किंग करके फिर 2 साइड क्लैम्प करना है, क्लैम्प करके फिर कट करना है। तो डिले कॉर्ड क्लैम्पिंग का मतलब क्या है, जब पल्सेशन स्टॉप हो जाता है, नॉर्मली 2 to 3 मिनट्स में पल्सेशन स्टॉप हो जाता है कॉर्ड का, उसके बाद क्लैम्प करना है, ठीक है। सो डिले कॉर्ड क्लैम्प क्या, इसका क्या फायदा है कि मदर को भी ये हेल्पफुल होता है इससे और बच्चे को भी हेल्पफुल होता है। क्या होता है, जितना भी ब्लड है वो बच्चे में जाएगा, ठीक है, डिले कॉर्ड क्लैम्पिंग की वजह से, ठीक है। सो बच्चों में जो नियोनेटल एनीमिया होता है उसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं। सो डिले कॉर्ड क्लैम्प ये भी जरूरी है। थर्ड है देन बेबी डिलीवर हो गया, कॉर्ड कट हो गया, मदर और बेबी का कॉर्ड से सेपरेशन हो गया, बेबी जो है उसको मदर के एब्डोमेन के ऊपर रखना है, फिर वो क्रॉलिंग करके ब्रेस्ट फीडिंग करने के लिए
बच्चे को देना है, ठीक है। ये कब होगा डिले कॉर्ड क्लैंपिंग? जब बच्चा हेल्दी है, दैट मीन्स बच्चे ने इमीडिएटली क्राई किया है। अगर नहीं क्राई करता है बच्चा, ठीक है, तब ये जो स्टेप है वो परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है, इमीडिएटली वी हैव टू कट द कॉर्ड। देन बच्चे को रिससिटेशन के लिए या तो पीछे का जो इमरजेंसी जो एसेंशियल न्यूबॉर्न केयर है वो देने के लिए उसको जो भी वार्मर है उसमें लेना पड़ेगा। बट नॉर्मली जब बेबी अच्छा है, क्राई अच्छे से करा है, तो उसमें हम डिले कॉर्ड क्लैम्प कर सकते हैं। उसके बाद स्पॉन्टेनियस जो प्लेसेंटा है उसका डिलीवरी होना चाहिए, दैट मीन्स उसके जो साइन है प्लेसेंटल जो डिलीवरी है उसका साइन जो है, सेपरेशन के साइन हमको देखना है कि जो कॉर्ड है उसका लेंथ बढ़ रहा है, यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शंस आ रहे हैं, ठीक है, और धीरे धीरे जो प्लेसेंटा है वो सेपरेट हो रहा है, उससे जो भी डिलीवरी है वो प्लेसेंटा का हो जाएगा, ठीक है। इन केस अगर नॉर्मली हमको सीसीटी का जरूरत पड़ता है, दैट मीन्स कंट्रोल कॉन्ट्रैक्शन की जरूरत पड़ती है, जब नॉर्मली स्पॉन्टेनियसली जो प्लेसेंटा है वो डिलीवरी नहीं होता है। सो कंट्रोल कॉन्ट्रैक्शन हमको कब परफॉर्म करना है? जब यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट होता है, यूट्रस में जब कॉन्ट्रैक्शंस आते हैं तभी परफॉर्म करना है। उसमें डाउनवर्डली हमको जो कॉर्ड है उसको डाउनवर्ड देन फॉरवर्ड करके ट्रैक्शन अप्लाई करके रिमूव करना है प्लेसेंटा को, ठीक है। उसके बाद क्या करना है? यूट्राइन मसाज। अभी जो मदर का वुम जो है, यूट्रस है, उसमें कुछ बाकी नहीं है, बच्चा भी बाहर आ गया है, प्लेसेंटा भी बाहर आ गया है, ठीक है। उसमें कैसा होगा? एक हॉलो पार्ट होगा, ठीक है। सो उसमें से ब्लीडिंग ज्यादा बाहर आ सकता है, ठीक है। सो वो ब्लीडिंग ना हो और यूट्रस का मसाज उसमें जरूरी पार्ट है, ठीक है। यूट्राइन मसाज, उसको मसाज करते करते यूट्रस जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। सो ये इम्पोर्टेंट पार्ट है, यूट्राइन मसाज होगा तब प्रीपीएच नहीं होगा, ठीक है। इसका जो चांसेस है वो हम कम कर सकते हैं, कैसे? यूट्राइन मसाज करके। सो दिस आर 5 मेन जो है वो क्राइटेरियाज है या तो स्टेप्स है, ये अच्छे से हम फॉलो करते हैं तो पीपीएच के चांसेस हम घटा सकते हैं। जैसे अब बच्चे का डिलीवरी हो गया, आप इंजेक्शन ऑक्सीटोसिन 10 यूनिट्स देना भूल गए हो, इमेजिन करो। सो ये ऑक्सीटोसिन क्या करेगा? यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है। वो ऑक्सीटोसिन जो है वो यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शंस बनाने के लिए इम्पोर्टेंट है। ये अगर आपने नहीं दिया तो क्या होगा? पीपीएच होगा। ट्रेनेक्सामिक एसिड भी इम्पोर्टेंट है कि वो ब्लीडिंग को स्टॉप करता है, ठीक है। डिले कॉर्ड क्लैम्प, स्पॉन्टेनियस प्लेसेंटल डिलीवरी। अगर आपने खींचा है, प्लेसेंटा डिलीवर नहीं हो रहा है, लाओ मैं खींच के बाहर निकाल दूं, ठीक है, तो उस टाइम पे क्या होगा? ट्रॉमा होगा या अंदर प्लेसेंटा का अंदर थोड़ा पार्ट्स रह जाएगा। सो ये भी हमको स्पॉन्टेनियसली ही परफॉर्म करना है। और लास्ट वन, यूट्राइन मसाज। मसाज नहीं करोगे तो क्या होगा? जो हॉलो पार्ट हो गया यूट्रस का, ठीक है, उसमें से ज्यादा ब्लीडिंग, ब्लड लॉस होगा और पीपीएच हो सकता है। सो इसमें जो है ये और ये तीन कंपोनेंट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तीनों कंपोनेंट्स में एक भी कंपोनेंट आप मिस कर रहे हो, ठीक है, ऑक्सीटोसिन नहीं दिया, स्पॉन्टेनियसली डिलीवरी नहीं होने दिया प्लेसेंटा का, और यूट्राइन मसाज नहीं करा, तो पीपीएच होने के चांस 100% है, ठीक है। सो दिस आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ फॉर मैनेजमेंट ऑफ पीपीएच, ठीक है। सो इसमें हम देख लेते हैं कि पीपीएच कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। जैसे डिलीवरी हो गया, इंजेक्शन ऑक्सीटोसिन दे दिया, प्लेसेंटा का डिलीवरी हो गया, ठीक है, यूट्राइन मसाज भी हो गया, ठीक है। सो उसमें देखेंगे कि प्लेसेंटा डिलीवरी हो गया कितने मिनट में। जैसे नॉर्मली 15 से 30 मिनट में प्लेसेंटा का डिलीवरी हो जाना चाहिए, ठीक है। सो नॉर्मली डिलीवरी ऑफ प्लेसेंटा जो है वो 15 to 30 मिनट्स में हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा? यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट होगा। क्या होगा? यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट होगा आफ्टर द डिलीवरी ऑफ प्लेसेंटा। देन यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद क्या होगा? जो हॉलो पार्ट है वो क्या हो जाएगा? नैरो हो जाएगा। सर्विक्स का जो पार्ट है वो नैरो हो जाएगा, पूरा यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट होगा।
सो दैट्स वाई क्या होगा, स्टॉप्स ब्लीडिंग आफ्टर 15 मिनट्स ऑफ प्लेसेंटल डिलीवरी। प्लेसेंटा डिलीवरी होने के 15 मिनट बाद यूट्रस में से ब्लीडिंग बाहर नहीं आएगा। ये नॉर्मल प्रोसेस है, ठीक है। अगर ब्लीडिंग होता है, अगर ब्लीडिंग होता है तो हमको क्या करना है, वॉच फॉर ब्लीडिंग, ब्लीडिंग को देखना है, ठीक है। अगर ब्लीडिंग आ रहा है तो गोस्पीस, स्टेराइल गोस्पीस से हम एक बार क्लीन कर लेंगे वजाइना को, ठीक है। क्लीन कर लिया, उसके बाद भी क्या करना है, ऑब्जर्व फॉर 1 मिनट। क्या करना है, क्लीन करने के बाद 1 मिनट तक हमको चेक करना है कि वेदर देयर इज अ ब्लीडिंग और नॉट। इफ ब्लीडिंग कम्स फ्रॉम वजाइना, ब्लीडिंग तो आ रहा है पर फ्रेश ब्लड आता है तो क्या होता है, ठीक है। हमने 1 मिनट तक ऑब्जर्व करा, इफ फ्रेश ब्लड कम्स, जब फ्रेश ब्लड आता है तो हमको 3 चीजें चेक करना है, 3 T's। क्या है, ट्रॉमा, टॉन एंड टिश्यू, ठीक है। ट्रॉमा, टॉन एंड टिश्यू। ट्रॉमा क्या है, कोई भी इंजरी है डिलीवरी के टाइम पे, ठीक है। अगर टेयर हुआ है, उसमें से ब्लीडिंग आ रहा है, ठीक है। एफिजियोटॉमी दिया है प्राइमरी मदर्स में या सेकंड पैरा मदर्स में, तो वहां से ब्लीडिंग आ रहा है, ठीक है। या तो सर्वाइकल टेयर हुआ है, सर्विक्स में कुछ टेयर हुआ है, सो वो क्या हो गया, ट्रॉमा। कोई इंजुरी हुआ है, वहां से ब्लीडिंग आ रहा है, ज्यादा ब्लीडिंग आ रहा है, उसकी वजह से ब्लड लॉस हो रहा है, सो वो क्या है, ट्रॉमा की वजह से पीपीएच हुआ है, ठीक है। सेकेंड वन इज टॉन। टॉन क्या है, यूट्राइन टॉन, यूट्रस का टॉन, दैट मीन्स कॉन्ट्रैक्ट है कि नहीं, यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट है या फ्लैबी है, उसकी वजह से हम यहाँ पे डिसाइड करेंगे कि पीपीएच होगा कि नहीं। अगर यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट है तो पीपीएच होने के चांसेस कम है, बट यूट्रस फ्लैबी है, यूट्रस का टॉन नहीं है, ठीक है, सो उस टाइम पे ब्लड ज्यादा लॉस होगा, ठीक है। सो टॉन, देन थर्ड वन इज टिश्यू। टिश्यू मीन्स जैसे क्या होगा, बेबी आउट होने के बाद प्लेसेंटा ही अंदर है यूट्रस के अंदर, ठीक है। सो स्पॉन्टेनियस अगर डिलीवरी नहीं हुआ है प्लेसेंटा का, या तो आपने थोड़ा बहुत खींचा है या फिर कुछ पार्ट्स प्लेसेंटा के अंदर रह गए हैं, लोब्स रह गए हैं या मेम्ब्रेन रह गया है, सो उस टाइम पे जो सम पार्ट्स जो है वो अंदर यूट्रस के अंदर रह गए हैं, सो वो टिश्यू की वजह से भी ब्लीडिंग हो सकता है, ठीक है। सो वी हैव टू चेक वेदर देयर इज एनीथिंग इनसाइड और नॉट, ठीक है। सो प्लेसेंटा का जो कंप्लीटनेस है वो चेक करना है आफ्टर डिलीवरी ऑफ प्लेसेंटा। प्लेसेंटा डिलीवर होने के बाद प्लेसेंटा चेक करना है, जो भी है वो लोब्स है कि नहीं, मैटरनल सरफेस है, फिटल सरफेस है, ठीक है। जो आर्टरीज है, वेन्स है, ठीक है, वो चेक करना है प्रॉपर है कि नहीं, उससे हमको पता चलेगा कि यूट्रस में कुछ टिश्यूज अंदर रह गए हैं कि नहीं। सो दिस आर द 3 जो है वो थिंग्स है जिससे पीपीएच हो सकता है। कुछ ट्रॉमा है, इंजरी है, उसकी वजह से होगा। टॉन, यूट्रस जो है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है क्योंकि इंजेक्शन ऑक्सीटोसिन नहीं दिया है, या तो एटोनिक है यूट्रस मदर का, ठीक है, वो रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं, ठीक है। सो ये टॉन है और थर्ड वन इज अ टिश्यू। सो हम देखेंगे कि जो गवर्नमेंट का है जो गाइडलाइंस है, ठीक है, नए प्रोटोकॉल्स दिए हैं कि कहीं पे भी जो मदर है उसका डिलीवरी होने के बाद पीपीएच अगर होता है तो हमको जो प्रोटोकॉल्स है वो फॉलो करना है, वो इम्पोर्टेंट है, वो प्रोटोकॉल्स जो दिए हैं वो वेरी इंपॉर्टेंट है, वो स्टेप्स आप देखोगे तो पीपीएच को हम प्रिवेंट कर सकेंगे, ठीक है। सो हम नेक्स्ट देखेंगे कि व्हाट आर द प्रोटोकॉल्स ऑफ मैनेजमेंट फॉर पीपीएच, ठीक है। सो आफ्टर द पीपीएच आइडेंटिफिकेशन, मदर को पीपीएच हुआ है, उसमें ये वाइटल्स पैरामीटर्स जो है, ठीक है, वाइटल पैरामीटर्स इंपॉर्टेंट है, उसमें मदर का वेट है, बेबी वेट है, डेट ऑफ बर्थ, देन टाइम ऑफ बर्थ, वाइटल साइंस ऑफ मदर, देन ब्लड ग्रुप विथ RH फैक्टर, that is very important, bleeding time, clotting time, recent one, hemoglobin level, placental condition, whether placenta delivered or not, okay, and completeness of placenta, okay.
जो भी प्लेसेंटा डिलीवर्ड हुआ है वो कंप्लीट है कि नहीं, और बेबी कंडीशन, बेबी जो है वो हेल्दी है, नॉर्मल है, या स्टिल बर्थ हुआ है, या बच्चे का डेथ हुआ है, वो भी यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। और एनी अदर डिजीजेस जो हमने हाई रिस्क फैक्टर्स में देखे कि मदर को अगर सिकल सेल डिजीज है, थैलेसीमिया है, ठीक है, या एनी अदर कंडीशंस और अदर डिजीजेस है, सो वो भी हमको जानना जरूरी है। ये सारा चीज जरूरी है टू आइडेंटिफाई द कॉज ऑफ पीपीएच, ठीक है, एंड टू मैनेज द पीपीएच, ठीक है। सो पीपीएच मैनेजमेंट प्रोटोकॉल ये आपको याद रखना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप अगर डिलीवरी रूम में हो, ठीक है, लेबर रूम में हो, ठीक है, सो उस टाइम पे आपने अगर डिलीवरी करवाई है तो आपको पता चल जाएगा कि ब्लड लॉस कितना हुआ है, ठीक है। अगर वर्जाइनल डिलीवरी में मोर देन 500 ml हुआ है, या एलएससी सिजेरियन डिलीवरी में मोर देन 1000 ml ब्लड लॉस हुआ है, तो उस टाइम पे हमको क्या करना है, सडनली अगर ब्लड लॉस हो रहा है, सो वी हैव टू शाउट फॉर हेल्प, ठीक है, वी हैव टू शाउट फॉर हेल्प, ओके, आवाज लगानी है हेल्प के लिए कि पीपीएच हुआ है, ठीक है। सो सब लोग आ जाते हैं हेल्प के लिए, स्टाफ, अदर स्टाफ मेंबर्स भी आ जाएंगे, ठीक है। सो उस टाइम पे हमने सबसे पहले क्या किया कि सबको बुला लिया, आवाज लगाई है हेल्प के लिए, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, मदर को रीएश्योर करना है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुमको हिम्मत रखनी है, सब ठीक होगा। सो वी हैव टू एश्योर द वुमन या मदर, ठीक है। देन कंटिन्यूअसली वी हैव टू मॉनिटर द वाइटल्स, ओके, उसमें ब्लड प्रेशर एंड पल्स जो है वो कंटिन्यूअसली मॉनिटरिंग करना है, एंड SpO2, ओके, ठीक है, SpO2 लेवल भी हमको मॉनिटर करना है कंटिन्यूअसली। देन वी हैव टू टेक द IV कैन्युलेशन, ओके, IV कैन्युलेशन करना है, और उसमें नॉर्मल सलाइन और रिंगर लैक्टेट का जो पॉइंट है वो 40 to 60 ड्रॉप पर मिनट कंटिन्यूअसली फास्टली देना है, ठीक है, क्योंकि ब्लड लॉस में क्या होगा, दिस इज अ फ्लूइड लॉस, ओके, जो मदर है वो हाइपोवॉलेमिक शॉक में जा सकेगी, ठीक है। उस टाइम पे क्या करना है, कंटिन्यूअसली वी हैव टू हाइड्रेट द पेशेंट, सो वी हैव टू स्टार्ट द नॉर्मल सलाइन और रिंगर लैक्टेट का पॉइंट जो है वो एज अ प्रिस्क्रिप्शन बाय डॉक्टर जो भी है वो फटाफट से हमको देना है, ठीक है। और जो IV कैन्युलेशन कर रहे हो आप, उसमें जो कैन्युला है वो हमको 16 गॉज, 18 गॉज या 20 गॉज का लेना है, बिकॉज उसका जो रेंज है वो वाइड है, ठीक है। सो आप लॉट्स ऑफ अमाउंट ऑफ फ्लूइड यू कैन गिव फास्टली, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, कैथेटराइजेशन, फ्लूइड लॉस हो रहा है तो यूरिन आउटपुट भी मेजर करना पड़ेगा, सो वी हैव टू डू द कैथेटराइजेशन। देन इंजेक्शन ऑक्सीटोसिन 10 यूनिट, ओके, आफ्टर डिलीवरी जो 10 यूनिट्स दिया है वो हमको इसमें इंक्लूड करना नहीं है, वो तो देना ही है, ठीक है। प्लस अगेन वी हैव टू गिव द 10 units of oxytocin intramuscularly, ठीक है, this is again dose, next dose in case of PPH। and injection tranexamic acid 1 gram, ये भी हमको अगेन रिपीट करना है आफ्टर द फर्स्ट डोज ऑफ ट्रेनेक्सा 30 मिनट्स के बाद, ठीक है। पहला जो दिया ट्रेनेक्सामिक एसिड, अगर आपने 11:30 को दिया है, पीपीएच हुआ है पेशेंट को, ठीक है, सो उसके बाद 30 मिनट्स के बाद, दैट मीन्स 12 o'clock वी हैव टू रिपीट द डोज ऑफ ट्रेनेक्सा, ठीक है। देन टैबलेट मिसोप्रोस्टोल 800 to 1000 माइक्रोग्राम पर ओरल, ये जो डोज है वो प्रोटोकॉल्स में दिया हुआ है। मिसोप्रोस्टोल जो है वो 800 to 1000 माइक्रोग्राम का है, ठीक है। एक टैबलेट जो है वो 200 माइक्रोग्राम्स का है, ठीक है। सो अप टू 4 और 5 टैबलेट्स पर ओरल या तो पर रेक्टम हम दे सकते हैं, ठीक है। ट्रॉमा रिपेयर, उसमें हमने देखा था अगर जो ब्लीडिंग हो रहा है वो ट्रॉमा की वजह से है, टेयर की वजह से है, या एपिजियोटॉमी जो कट है उसकी वजह से है, तो उसको हमको रिपेयर करना है। बट फर्स्ट थिंग वी हैव टू डू दिस थिंग्स, ओके, ये इम्पोर्टेंट है, ये सब करने से पहले ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है। फटाक से हमको क्या करना है,
हेल्प के लिए बुला लेना है, पेशेंट को रीएश्योर करना है, आईवी कैन्युला लेना है, कैथेटराइजेशन करना है, दोनों साइड क्या करना है, वो पॉइंट लगाना है, इंजेक्शन ब्रिंगलैक्टेट और नॉर्मल सलाइन का 40 to 60 ड्रॉप्स पर मिनट, देन मिसोप्रोस्ट, ट्रेनेक्सा, ऑक्सीटोसिन, इसका हमने देख लिया, ठीक है, और ट्रॉमा रिपेयर करना है, एंड कंटिन्यूसली वी हैव टू डू द यूट्राइन मसाज। ओके, जो भी पीपीएच है उसका अगर रीजन जो है वो टॉन है, यूट्रस अगर फ्लैबी है, तो कंटिन्यूसली यूट्राइन मसाज से ये हम कंट्रोल कर सकते हैं ब्लीडिंग को। देन कार्बोप्रोस्ट इंजेक्शन, कार्बोप्रोस्ट इंजेक्शन, ऑक्सीटोसिन की जगह इंजेक्शन कार्बोप्रोस्ट भी सेकेंड डोज में दे सकते हैं, ठीक है। सो ये जो कार्बोप्रोस्ट है वो लॉन्ग लास्टिंग उसका इफेक्ट रहेगा और ये भी इम्पोर्टेंट है। सो दिस आर द पीपीएच मैनेजमेंट प्रोटोकॉल्स। क्या करना है, कुछ भी होता है पीपीएच हुआ, हमको आइडेंटिफाई हुआ है, किसी को हेल्प के लिए बुला लो, जो मदर है उसको रीएश्योर कर लो, वाइटल्स फटाक से मॉनिटर करना है, ठीक है। देन आईवी कैन्युलेशन करना है और इंजेक्शन जो भी है आईवी फ्लूइड्स वो कंटिन्यूअली स्टार्ट करना है फास्टली। देन कैथेटराइजेशन करना है और ये 2 इंजेक्शन याद रखना है। इंजेक्शन ऑक्सीटोसिन का अगेन रिपीट डोज देना है, इंजेक्शन ट्रेनेक्सा का भी रिपीट डोज देना है आफ्टर 30 मिनट्स ऑफ फर्स्ट डोज। देन टैबलेट मिसोप्रोस्ट पर ओरली देना है, जो डोज है वो 800 to 1000 माइक्रोग्राम है। और जो भी ट्रॉमा और टिश्यू टेयर हुआ है उसको रिपेयर करना है, कंटिन्यूअसली वी हैव टू डू द यूट्राइन मसाज एंड इंजेक्शन कार्बोप्रोस्ट, इंजेक्शन ऑक्सीटोसिन की जगह पे दे सकते हैं, ठीक है, एज पर प्रिस्क्राइब बाय द डॉक्टर्स। ओके, नेक्स्ट है पीपीएच किट। पीपीएच किट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने पीपीएच किट ऑलरेडी बनाई रखी है, ठीक है, बनाई है, सो उसमें क्या होगा, आपके पास अगर पेशेंट आया है, बेबी डिलीवर हुआ है और पेशेंट को सडनली पीपीएच होता है, सो उस टाइम पे आपको सब चीजें ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप इजीली एक ही जगह से सारी चीजें आप ले सकोगे और जल्दी से आप पीपीएच को मैनेज कर सकोगे। सो पीपीएच किट में क्या क्या रख सकते हो आप, टैबलेट मिसोप्रोस्टोल 10, इंजेक्शन ऑक्सीटोसिन 5 एम्पूल, बट वो किट में आप नहीं रख सकते बिकॉज इंजेक्शन ऑक्सीटोसिन है उसको रेफ्रिजरेटर में ही रखा जाता है, ठीक है। इंजेक्शन ट्रेनेक्सा 5 एम्पूल वो रूम टेम्परेचर में रख सकते हो। 16, 18 एंड 20 गॉज आईवी कैन्युला, ठीक है, ये वाइड रेंज का है जिससे हम फास्टली आईवी फ्लूइड्स दे सकते हैं। आईवी सेट सिरिंज, उसमें 5 ml, 10 ml, 20 ml का सिरिंज होना चाहिए। नीडल्स भी 22, 23 गॉज का जो नीडल्स है वो रहना चाहिए। स्पेक्युलम, स्यूचर मटेरियल्स, देन आईवी फ्लूइड्स, उसमें हमने नॉर्मल सलाइन, रिंगलैक्टेट का, ये ऑलरेडी जितना हमने इसमें लिया है वो पूरा किट में होना चाहिए। सो हम इजीली जो भी केयर है वो दे सकते हैं पेशेंट को और पीपीएच को मैनेजमेंट कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट पोस्टपार्टम हेमरेज प्रोटोकॉल्स। ये फॉलो करेंगे तो पीपीएच को हम मैनेज कर सकते हैं। सो दिस इज थिंग्स। थैंक यू।